गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सबों का मेरी क्लास में स्वागत है। फिर हम एक बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्लास का सिलसिला जारी रख रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो के माध्यम से शिक्षा के कार्य एवं शिक्षा समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है, ये शिक्षण बिंदु पर हमने आपकी चर्चा की थी। आज हमारा नया शिक्षण केंद्र बिंदु है सोसाइटी, समाज। समाज है क्या? ठीक है, तो जहाँ जीवन है, प्रायः हम क्या देखते हैं कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। मानव बड़ा है कि समाज बड़ा है? समाज का आशय सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। हमारा जो सामाजिक संबंध है उसकी क्रमबद्ध जो व्यवस्था है, व्यवस्थित रूप से उसकी संबंधों की जो व्यवस्था है, उसका जो संबंध स्थापित करता है, मधुर मिलन संबंध, वो क्या है? समाज के निर्माण में और विकास में वो क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में जो सहायता प्रदान करता है, वहाँ समाज व्यक्ति को क्या किया है? समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। ये संबंध चाहे पिछड़े हुए समूहों के हो या अन्य समूहों के, ये संबंध चाहे पिछड़े हुए समूहों के हो। पिछड़े हुए समूह में या तो जनजातीय, पहले हमारा समाज क्या था? आदिम समाज। तो पिछड़े हुए समूहों के हो या हमारा आज का जो वर्तमान युग है, या सभ्य समूहों के समाज, सभी संबंधों के मिलकर हम एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इसी व्यवस्था को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी, व्हाट इज ए सोसाइटी? तो हम समाज कहते हैं। तो जीवन को व्यवस्थित रूप देने की इच्छा तथा आपसी संपर्क से प्रभावित जीवन के व्यवस्थित रूप जो देते हैं, व्यवस्थित रूप जो देने की इच्छा होती है, आपसी जो हमारा मानव का जो संपर्क होता है और मानव के संपर्कों से जो प्रभावित संबंध है, वही हमारा समाज है। तो समाज एक क्या है? जटिल व्यवस्था है। समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। अमूर्त इसलिए बोला गया कि समाज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये विभिन्न संबंधों की व्यवस्था का समाज है। तो यह व्यक्तियों के बहुत से आपसी संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों को न तो हम देख सकते हैं, न इसे हम स्पर्श कर सकते। उनका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? अनुभव करते हैं और साथ ही इनसे प्रभावित भी, साथ ही हम इनसे आए दिन क्या होते हैं? प्रभावित भी होते हैं। समाज में एक शक्ति और व्यवस्था है ना, पावर एक समाज में क्या होता है? पावर का बोध होता है, व्यवस्था का बोध होता है। क्योंकि पहले हमारे समाज में जो ग्रामीण समाज थे, वहाँ सबसे पहले जमींदार है ना, यह सबसे बड़े पूंजी वर्ग, हमारा जो नगरीय समुदाय में, तो उसका एक पावर होता है, शक्ति होता है। वे पूरे समाज को, अपने एरिया, एक ग्रामीण समाज को, उसके हाथ में सत्ता, पावर होती है। वे जैसा जजमेंट करेंगे उनके अनुसार ही हमारा समाज, ग्रामीण समाज या नगरीय समाज चलेगा। तो ये समाज में क्या है? एक शक्ति और व्यवस्था, किसी भी चीज का नियमित रूप से व्यवस्था करना, क्रमबद्ध तरीके से संचालन करना, वह क्या होता है? समाज। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है। क्या लिखा है? कि समाज, आप लोग
नोट कर सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज के द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल है, यहाँ क्या आ गया, विभिन्न संबंधों। जैसे हमारा विषय क्या है, विभिन्न विषयों का विज्ञान है, उसी तरह हमारा समाज क्या है, विभिन्न संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशन। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो हमारा समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो स्पष्ट है, समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच में जो पनपते हैं सामाजिक संबंध, वो ताने बाने जो व्यवस्था है, उसी को हम क्या कहेंगे, समाज हमारा माना जाता है। तो संबंधों के ताने बाने क्या है, इसमें विभिन्न नातेदारी, किनशिप आते हैं, जिसके द्वारा हम हमारा संबंध बना रहता है। कुछ रक्त से भी संबंधित होते हैं और कुछ औपचारिक भी संबंध होते हैं और कुछ अनौपचारिक भी संबंध होते हैं। इस तरह से संबंधों को जो प्रभावित करता है वही हमारा समाज है। तो इस समाज के बारे में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषा दी है। पहला क्या है, लेपियर महोदय। लेपियर महोदय का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, प्राय हमारे सिलेबस में, बीएड के सिलेबस में चर्चा हो रही होगी। लेपियर महोदय, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूहों से नहीं, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूहों से नहीं, अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से। क्या है, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। The term society refers not to group of people but to the complex patterns of the forms of interaction that rise among and between them। और नेक्स्ट क्या है, ओटावे के अनुसार, एक शिक्षा शास्त्री है ओटावे, A.K.C. ओटावे। उन्होंने क्या कहा समाज को, कि समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का भाग है। क्या है, समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का भाग है, जिसके सदस्यों को अपने जीवन की विधि की सामाजिक चेतना होती है और जिसमें समान उद्देश्यों, मूल्यों के कारण एकता होती है। वह किसी न किसी संगठित ढंग से एक साथ रहने का प्रयास करते। क्या करते, वे किसी न किसी ढंग से, संगठित ढंग से एक साथ रहने का प्रयास करते हैं और किसी भी समाज के सदस्यों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने तथा शिक्षा देने की निश्चित विधियां होती हैं। क्या करते, किसी भी समाज के सदस्यों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने तथा शिक्षा देने की निश्चित विधियां होती हैं। A society is a kind of community or part of a community whose members have become society। तो हमारा है ना, तो इस तरह से हमारा क्या है, लेपियर महोदय और ओटावे ने क्या किया, समाज की परिभाषा दी। और अब हम इसको एक उदाहरण के इसको हम एक समाज को और विस्तार से समझने के लिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मोहन क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह क्या करता है, अपने परिवार में, मित्रों में, स्कूल के साथियों में, धार्मिक संस्थाओं में, कार्यालय में, राज्य में, किसमें, परिवार में, मित्रों में और स्कूल के साथियों में, धार्मिक संस्थाओं में, कार्यालय में, राज्य में और अनेक दूसरे समूहों के सदस्य हैं। कौन, मोहन। और जब सदस्य बन जाते हैं तो सदस्यता का जो आधार है वह इसके लिए क्या है, विशेष है। परिवार का सदस्य होने के नाते
परिवार का सदस्य होने का क्या तात्पर्य है कि वह कुछ व्यक्तियों से रक्त अथवा नातेदारी के द्वारा संबंध। हमने पहले भी क्या कहा, हमारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो कुछ क्या है, रक्त से संबंधित नातेदारियों के द्वारा संबंधित है, और कुछ क्या है, राज्य का सदस्य होने के नाते वह कुछ राजनीतिक संबंधों की भी स्थापना करता है। लेकिन मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, उसके संबंधों की क्या है, कोई सीमा नहीं है। उसका संबंध क्या है, विस्तार रूप से व्यापक है और फैला हुआ है। वो लाखों करोड़ों व्यक्ति क्या है, इतने ही संबंध, जैसे मोहन संबंध स्थापित कर रहा है, उसी तरह हमारे समाज में लाखों करोड़ व्यक्ति जो है इस तरह के संबंधों की स्थापना कर रहे हैं, और सभी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से वह कुछ नियमों के साथ क्या करे, एक दूसरे से संबंधित है। और सामाजिक संबंधों का यही जाल जब हमें अनेक रीतियों और सामाजिक मूल्यों, अनेक रीतियों और सामाजिक मूल्यों के द्वारा एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित और संबंधित हो जाता है, तो इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अब मैकाइवर के अनुसार जो हमने बताया, मैकाइवर के अनुसार कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको हमने चित्र के द्वारा दर्शाया है। वास्तव में पारस्परिक संबंध जो है रीतियों और नियमों के सहारे ही बनाया जाता है। वास्तव में जो हमारा संबंध है वो कैसे बनता है, पारस्परिक संबंधों के द्वारा, रीतियों के द्वारा, नियमों के द्वारा अनुपालन किया जाता है। और जिन संबंधों का निर्माण होता है उन्हें संबंधों को हम क्या करते हैं, हमारा समाज उसी को संगठित होता है, और सामाजिक रीतियों से व्यक्ति के व्यवहार पर हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। सामाजिक जो रीति परंपरा है हमारी, है ना, हम जो आए दिन हम पारस्परिक संबंधों के द्वारा रीतियों को नियमों से जो बांधे रखते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, उस तरह के जो बांधते उसके व्यवहारों पर हम नियंत्रण लगाते हैं, ताकि हमारा समाज क्या हो, एक नियंत्रित दिशा में हो, और हमारा मनुष्य क्या हो, एक नियंत्रण क्षेत्र में रहकर कार्य करे। क्योंकि मनुष्य का क्या है, एक स्वाभाविक गुण है, मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, प्रायः दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेता है, प्रायः दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेता है। पारस्परिक सहयोग की इसी पारस्परिक जो सहयोग है, इसी भावना से संबंधों की क्या होती है, स्थापना होती है। तो हम बार बार क्या बोले, हमारे समाज में क्या है, सबसे पहले सहयोग, संघर्ष, ये दोनों क्या है, मूल रूप से कार्य करती है। तो पारस्परिक सहयोग की भावना से हमारा संबंधों का स्थापना होता है। समाज में अनेक संगठन होते हैं, समूह होते हैं, समितियां होती हैं, जिनका कार्य संचालन कैसे होता है, सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। कार्य संचालन जो है वो सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। जैसे कि अभी हम कार्य आप लोगों के सामने अपना वर्क जो कर रहे हैं, तो क्या है, हमारे पास क्या है, ये किसके अनुसार चल रहे हैं, हमारे विद्यालय, हमारे संस्था के द्वारा, है ना, हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा क्या है, दैनिक क्रियाकलाप जो है वो बांट दिया गया है, कार्यों को बांट दिया गया है, और हमारा संबंध क्या है, आपस में संबंध बना हुआ है, और नियंत्रण में रह के हमको अपने कार्य का संचालन करना है। तो अब कुछ समाज के उदाहरण है, जैसे हम कुछ बंद समाज भी कह सकते हैं किसी को, मुक्त समाज, समाज का वर्गीकरण को हम प्राय सामान्य शब्दों में बंद समाज, मुक्त समाज, ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, आदिम समाज। तो इस तरह से हमारा समाज क्या है, विभिन्न तरह के समाज है। तो बंद समाज, क्लोज सोसाइटी है क्या, जिसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, बोलो, जिसका हम निर्धारण जन्म या अनुवंशिकता के आधार पर,
कहने का मतलब इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बंद समाज का क्या है, जाति प्रथा। कहने का जाति एक क्या है, बंद वर्ग है, जो जिस जाति में जन्म ले लेता है वह आजीवन उसी के सदस्य बना रहता है, उसी का सदस्य बना रहता है। और नेक्स्ट क्या है, मुक्त समाज। आप लोग नोट कर सकते हैं, बंद समाज, मुक्त समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और आदिम समाज। तो खुला समाज क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति अपने गुणों में जो वृद्धि करता है और समूह की सदस्यता को बदल सकता है, माने कि मुक्त कर सकता है, बदल सकता है, इसमें आए दिन परिवर्तन ला सकता है, जहाँ सदस्यता जन्मजात और जीवन पर्यंत नहीं होती। और वर्ग व्यवस्था वाले पश्चिमी स्थान क्या है, इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। अब ग्रामीण समाज में हम किसे लेंगे, कृषि से जुड़ा है, कृषक समाज है। तो ये प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो रूरल सोसाइटी और बहुत सीधे साधे और बोले वाले होते, ये प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं, निर्भर रहते हैं और इनकी कम जनसंख्या होती है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, हम की भावना होती है, प्रत्यक्ष घनिष्ठ संबंध होता है इसमें, किसमें, ग्रामीण समाज में। और यहाँ प्रायः प्रेम, सहयोग और दायित्व की भावना और पारस्परिक निर्भरता की भावना क्या है, बनी रहती है। नेक्स्ट है नगरीय समाज। नगरीय समाज के अंतर्गत क्या है, नगरीय समाज क्या है, हमारा जटिल समाज है ना। ये नगरीय समाज जो शहर की चकाचौंध की ओर जो जाते हैं, हमारा नगरीय समाज, ये क्या करते हैं, ये बहुत जटिल समाज है। इसमें क्या है, ग्रामीण की सरल समाज भी करते हैं। और ग्रामीण की सरल समाज, यहाँ क्या है, उद्योगों की प्रधानता होती है, द्वैतिक संबंधों की बहुलता। द्वैतिक संबंधों की बहुलता मीन्स इसमें सिर्फ मैं की भावना आ जाती है। यहाँ पारस्परिक संबंध, छुओ और चले जाओ, छुओ और चले जाओ, टच एंड गो टाइप की रिलेशनशिप बनी रहती है। नेक्स्ट है आदिम समाज। तो आधुनिक सभ्यता से इसके अंतर्गत क्या है, हमारा जो पहला समाज क्या था, आदिम समाज। यहाँ आदिम समाज के अंतर्गत ज्यादातर जनजातियों को लिया गया। जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, निर्धनता, अशिक्षा। तो ऐसे समाज क्या है, आधुनिक सभ्यता से क्या होते हैं, दूर, और जिनकी संस्कृति क्या है, अति प्राचीन और परंपरावादी है। जनजातीय समाजों में हम इसी श्रेणी में रखते हैं और इसी श्रेणी में हम जनजातीय समाजों को रखते हैं। तो यहाँ तक क्या है, हमारा सोसाइटी क्या है, मानव बड़ा है कि समाज बड़ा है, इसकी हमने चर्चा की। इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मानव सबसे बड़ा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड समाज के अंतर्गत थी कि हमारा शिक्षा के उद्देश्य तब क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन, हमारा शिक्षा का उद्देश्य। तो हम उद्देश्य को पहले कैसे जाने, उद्देश्य किसी क्रिया को संचालित करना या किसी व्यवहार को प्रेरित करने की जो क्रिया होती है वह हमारा उद्देश्य, लक्ष्य होता है। बिना उद्देश्य के हम क्या होते हैं, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। और आज की जो युग की आवश्यकता है वह देश के लिए क्या है, उत्तम नागरिकों का निर्माण किया जाए। आज के युग की जो आवश्यकता है वह देश के उत्तम नागरिकों का निर्माण किया जाए। तो यह कैसे होगा, हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य, उसको हम मान कर चलेंगे, तभी हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। इसके लिए चाहे हमें क्या है, हम इसके अंतर्गत शिक्षा को चाहे नर्सरी से आके, चाहे प्राइमरी से आके, चाहे हम माध्यमिक से आके, चाहे उच्च से, चाहे प्रौढ़ से, सभी की शिक्षा क्या है, अलग अलग ढंग से दी जा सकती है। और इसके लिए हमें किसकी सहारा लेनी पड़ती है, शिक्षा की सहायता हम कर सकते हैं। शिक्षा समाज की आधारशिला भी है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसी प्रकार क्या होता है, समाज का
हमारा निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था होती जाती है, शिक्षा की व्यवस्था आए दिन क्या है, बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो उसी प्रकार हमारा समाज भी क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, और उसी ढंग से उसका निर्माण हो रहा है और सृजन हो रहा है। समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा स्पष्ट चिंतन करने का मौका मिला है। देशभक्ति, सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करके उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति क्या किया जा रहा है, जागरूक कर सकते हैं। किसके प्रति? समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्रता देकर उसे स्पष्ट चिंतन करने का अधिकार है, वे देशभक्ति है, सहयोग है और सहानुभूति, सहनशीलता और अनुशासन आदि गुणों के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का, अधिकारों के प्रति वे जागरूक हो रहे हैं। इसके कारण हमारा समाज क्या है, प्रगति कर रहा है और समाज से अलग व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वहाँ रहकर, समाज में ही रहकर अपनी रीति रिवाजों, नियंत्रण एवं अनुशासन के दायरे में रह के अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। जीवन क्या है, एक संघर्ष है ना। इसलिए हमने क्या बताया, समाज में सहयोग भी आवश्यक है और संघर्ष भी आवश्यक है। तो इसी पर हमारा समाज क्या है, टिका हुआ है। तो जीवन एक संघर्ष है और मानव को अपने जीवन में अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ता है, विभिन्न संघर्ष करने पड़ते हैं। और हमारा जो शिक्षा का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति में अनेक क्षमताओं का विकास करना है, ताकि वह व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके और अब जीविकोपार्जन कर सके, स्वावलंबी बन सके और व्यक्तियों में क्या हो, आत्मविश्वास को जन्म दे। हमारा शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि व्यक्ति में क्या हो सके, आत्मविश्वास जागृत करे, उन्हें जागरूकता लाए, चेतना में विश्वास करे, चेतन शक्ति में उसका उत्तरोत्तर विकास हो। आगे आप शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों और उनकी पारस्परिक निर्भरता के बारे में जानेंगे, जो कि अग्रलिखित है। शिक्षा के उद्देश्य किन निम्न कारणों से हम उसे जान सकते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य, आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और एम रिलेटेड टू नेशनल। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य है क्या, तो शिक्षा का अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, विश्लेषण इसको आप लोग गौर से सुन सकते हैं। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, एक प्राचीन उद्देश्य है। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो अति प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य से सार्थक समाज की अपेक्षा व्यक्तियों को मानते हैं। व्यक्तियों को नहीं मिलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए समाज की रचना की है। व्यक्ति के विकास से ही क्या होता है, समाज का विकास होता है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। व्यक्तिगत उद्देश्य को आत्मविव्यक्ति, बालक की शक्तियों का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो क्या, आत्मविव्यक्ति, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास और प्राकृतिक विकास आदि नामों से भी पुकारा जाता है। किससे किससे, व्यक्तिगत उद्देश्य, आत्मविव्यक्ति, बालक और शक्तियों का सर्वांगीण विकास, प्राकृतिक विकास इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इस उद्देश्य का प्रचार पहले क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो का आपने नाम सुना होगा। रूसो ने अपने प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा दिया। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा रूसो ने इस शिक्षा का विकास किया कि उसने लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। Each person gives birth to a specific nature.
तो सामूहिक शिक्षण में कलेक्टिंग टीचिंग, कैसे हम कलेक्ट करते हैं, इसके शिक्षण की जो पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्वभाव को लेकर जो जन्म लेता है, तो निश्चित पाठ्यक्रम का बहिष्कार करके व्यक्ति शिक्षा तथा लचीले पाठ्यक्रम का निर्माण करके समस्त शिक्षण विधियों को क्रिया के सिद्धांतों, एक्टिविटी मेथड पर आधारित करना चाहिए। तो इस उद्देश्य को श्रेणी में हम निम्नलिखित उद्देश्य पाते हैं। इस पर व्यक्तिक उद्देश्य पर हम क्या करते हैं, इस उद्देश्य की श्रेणी में हम निम्नलिखित उद्देश्य पाते हैं कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास। तो इस तरह से आर्थिक सक्षमता का विकास, अच्छी रुचियों का विकास, बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग पावर, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। तो इन सब कारणों से फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या है, पहला शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आर्थिक सक्षमता का विकास, अच्छी रुचियों का विकास, बालक की चिंतन शक्ति का विकास और बालक में नागरिकता की भावना का विकास। तो इनके अंतर्गत हम इतने उद्देश्य, व्यक्तित्व उद्देश्य के अंतर्गत हम इतने विकास की चर्चा करनी है और इतना विकास को हमको उजागर करना है एक व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत। तो शारीरिक विकास जो है, हमने पहला पॉइंट क्या कहा था, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास कैसे हो, शिक्षा का सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य है। शारीरिक विकास जो है वो शिक्षा का सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य है। स्वस्थ मनुष्य के हाथों में ही हमारा क्या है, देश जो है वो सुरक्षित रह सकता है। तो हम शरीर से अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी सोच भी क्या होगी, सकारात्मक होगी और हमारा देश सुरक्षित रह सकेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास संभव, मानसिक विकास हमारा क्या है, संभव हुआ और बच्चों के विचारों का आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराने हेतु वस्तु जगत एवं अध्यात्म जगत को जानने हेतु विविध विषयों को ज्ञान कराना है, जैसे स्मृति, थिंकिंग, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन और उनको बुद्धि के अनुसार हमको कराना है। एक बालक को किसके द्वारा, स्मृति के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, कल्पना के द्वारा, तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा और मनन के द्वारा बुद्धि के अनुसार हमें कराना है। इसी के संदर्भ में व्यक्तिगत उद्देश्य के संदर्भ में कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत क्या है, एक हर्बर्ट महोदय शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा, उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते हैं। उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या इन्होंने बताया, सत्यम, शिवम और सुंदरम का विकास करना। हमारा क्या उद्देश्य है, सत्यम, शिवम एवं सुंदरम। और हमें मानव निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या, हमें मानव निर्माण करने वाली शिक्षा चाहिए जो कि क्या कर सके, सही बच्चे की भावी जीवन के लिए सही वे तैयारी कर सके। हमारी मूलभूत संस्कृति को हम भौतिकवादी युग में क्या कर दे रहे हैं, भुला दे रहे हैं। हमारी जो मूलभूत जो संस्कृति है, हमारे जो पहले की जो संस्कृति है, पूर्वजों की जो संस्कृति है, इस चमक दमक में हम क्या करें, उस भौतिकवादी युग में हम क्या कर रहे हैं, भुला रहे हैं। और अपनी संस्कृति को हमें क्या करना है, जीवित रखना है। और हमें बालक के अंदर रूढ़िवाद और अंधविश्वास से हमें उसे मुक्त कराना है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति और अंधविश्वासों से हमें मुक्त कराना है
और उनके अंदर इतने सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नजर आ रहे हैं। उनके क्षेत्र में हमको विकास करना है। और शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कि बालक को हमको आर्थिक क्षेत्र में मदद करना है, उसे धनोपार्जन के क्षेत्र में लाना है, और जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और समय पड़ने पर वो क्या कर सके, अपना भी मदद कर सके और अपने पर निर्भर व्यक्तियों की भी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो आज हमने समाज क्या है और शिक्षा के क्या उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा की। फिर पुनः हम आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत है। थैंक यू। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जान लीजिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। फिर से, निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, इसकी विवेचना करें या वर्णन करें।